G7 बैठक से पहले तालिबान पर ब्रिटेन की दो टूक। ब्रिटेन ने दो टूक कह दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सीधी चेतावनी है, तालिबान जो कहता है उस पर यकीन नहीं है, ये कहा है बोरिस जॉनसन ने। तालिबान को उसके कर्मों से आंका जाएगा, ये साफ किया है बोरिस जॉनसन ने। यानी जो वो कह रहे हैं उससे उनको आंका जाएगा। लेकिन ये जो बैठक है ये अहम बैठक है, क्योंकि ये कैसे समय में हो रही है जब पहले विड्रॉल का फैसला किया गया था, उसके बाद जिस तरह से हालात बदले हैं, जमीन पर जिस तरह से हालात बदले हैं अफगानिस्तान में, उसके बाद अब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसको लेकर रणनीति बनाएंगी ये तमाम महाशक्तियों की बैठक। किन मुद्दों पर बहस होगी, आइए वो आपको बताते हैं। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर केंद्रित रहेगी ये बैठक, जिन पर बात होगी। G7 ग्रुप की वर्चुअल बैठक का अध्यक्ष इस समय ब्रिटेन है, क्योंकि G7 का इस समय अध्यक्ष ब्रिटेन है, उन्होंने इस बैठक को बुलाया, यानी बोरिस जॉनसन अध्यक्षता करेंगे, ब्रिटेन अध्यक्षता करेगा इस बैठक की। G7 ग्रुप की वर्चुअल बैठक बुलाने के लिए पिछले काफी समय से वो मांग कर रहे थे, एक हफ्ते से, और अब ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मीटिंग का मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान का भविष्य है, यानी अफगानिस्तान का भविष्य और उसमें क्या रोल हो इन G7 देशों का, इन महाशक्तियों का। बातचीत के दौरान अफगान से रेस्क्यू पर भी चर्चा होगी, यानी अफगानिस्तान से जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उस पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी, और उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। तब जबकि डेडलाइन है 31 अगस्त तक, अमेरिका ट्रूप्स वहां से बाहर निकल आएंगे, वहां से बाहर आ जाएगा अमेरिका पूरी तरह से। अफगानिस्तान से सभी देशों के नागरिकों का रेस्क्यू किया जाना है। वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। अफगानी लोगों की सुरक्षा और बचाव भी बड़ा मुद्दा है। ये वो तमाम अफगानी हैं जिन्होंने नाटो सेनाओं का, अमेरिका का, यूके की मदद की है 20 साल युद्ध के दौरान। अमेरिकी सैनिकों की वापसी फिलहाल रोकने की अपील की जा सकती है। ऐसे संकेत बार बार मिल रहे हैं कि क्या इस डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है, और इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि दूसरी तरफ तालिबान धमकियां दे रहा है। तालिबान ये कह रहा है कि आपको जाना होगा क्योंकि यही आपकी डेडलाइन है, और डेडलाइन को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। पहले डेडलाइन अलग थी और उसके बाद उसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था। तो अब क्या इस डेडलाइन के बाद भी अमेरिका वहां रुक पाएगा, और क्या इसको लेकर बैकडोर नेगोशिएशंस या बातचीत तालिबान के साथ की जा रही है या नहीं, ये अहम मुद्दा है। लेकिन जो वहां से लोग रेस्क्यू होकर आ रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे साथ संतोष कुमार सिंह मौजूद हैं जो जापान से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, जापान की भी क्या वही कंसर्न्स हैं बाकी तमाम देशों की तरह? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं सबका बड़ा कंसर्न ये है कि रेस्क्यू कैसे सुनिश्चित किया जाए 31 अगस्त तक और उसके बाद। हाँ सुमेरा जी, फिलहाल जो हालात हैं, हेलो जी बोलिए। फिलहाल जो हालात हैं कि जापान अमेरिका के पीछे जाने के सिवा उसके पास कोई रास्ता है नहीं, और कूटनीतिक स्तर पर वो पूरी तरह से अंदरूनी हालात समझ रहा है। उनके मंत्रियों ने, जापान के मंत्री ने अभी कुछ दौरे किए खाड़ी के देशों के, तो ये जापान में एक लगभग धारणा बनती जा रही है कि आपको अमेरिका के साथ मिलकर के चलना है, और G7 के संग भारत को नजरअंदाज न करते हुए। भारत की जो सामरिक और रणनीतिक पहल है वो काफी मजबूत है इस समय। तो जापान जो है कुछ हद तक भारत से भी कूटनीतिक सलाह लेता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर भी बता देते हैं। G7 की मीटिंग से पहले कनाडा ने भी दो टूक किया है। सभी देशों ने अपनी जो स्टैंड है वो साफ कर दिए हैं इस बैठक से पहले ही। तालिबान पर प्रतिबंध लगाने को तैयार है कनाडा, ये कहा है जस्टिन ट्रूडो ने। आतंकवाद का अड्डा ही रहेगा अफगानिस्तान, बदल नहीं सकता है, ऐसा अभी दिखाई दे रहा है। इस्लामिक ग्रुप अफगान को आतंक का अड्डा बनाएगा, जस्टिन ट्रूडो ने कहा, और अगर प्रतिबंध लगाने हैं और उसके बारे में कोई फैसला लेना है तो इस पर कनाडा का रुख साफ है कि वो इसके पक्ष में है। हमारे साथ कनाडा से मधु स्वाने इस वक्त जुड़ी हुए। मधु, कनाडा और इस तरह की आवाज़ हम बाकी देशों से भी उठती हुई देख रहे हैं। ब्रिटेन में भी ये आवाज़ उठी है, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा था कि वो इसके पक्ष में हैं। तो क्या डोमिनिक राब की तरह कनाडा में भी इस बात की मांग बार बार उठ रही है कि प्रतिबंध लगने चाहिए, और वो भी क्या कनाडा की तरफ से G7 की इस बैठक में मुद्दा उठाया जाएगा? देखिए सुमेरा, दरअसल बात क्या है कि कनाडा के जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं सज्जन सिंह, उन्होंने एक बड़े लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे हैं, और वो वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ के समाज के रुख को अच्छे से जानते हैं। उनको मालूम है कि तालिबान जो है उसकी जो नीयत है उन्हें बड़ी साफ दिख रही है। तो इस स्थिति में कनाडा का रुख बड़ा साफ है कि हमको तालिबान पर भरोसा नहीं है।
क्योंकि जो लोग वहाँ फ्रंट पर काम कर चुके हैं वो और ज़्यादा वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ के लोगों के जीवन को, उनके चैलेंजेस को जानते हैं। और कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो जिसने इमिग्रेंट्स को बड़ा वार्मली वेलकम करता है, उनको बड़ी शरण देता है, क्योंकि इनके पास उतनी जगह है लोगों को रखने के लिए, उतना बड़ा दिल है, इनकी इकोनॉमी और इनकी बड़ी सारी चीज़ें समवेयर उस इमिग्रेशन से जुड़ी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस बात पर भी बहुत मेक श्योर होना चाहता है कि उसका जो रुख है, उसको जो दिख रहा है, उसको साफ साफ एक्सप्लेन करना है कि हम तुम्हारी उससे इत्तेफाक नहीं रखते, हम तुम्हारे रुख से इत्तेफाक नहीं रखते, हमको तुम पर डाउट है और शायद ये डाउट ज्यादातर देशों को है, लेकिन कनाडा उन देशों में से है जो खुलकर इस बात को सामने रख रहा है। क्या ये बात G7 की इस बैठक में भी अहम मुद्दा बनकर उभरेगी या नहीं, और इस पर भी चर्चा होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ी हैं, इटली से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फ्रेंचेस्का मरीनो मौजूद हैं। फ्रेंचेस्का, आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू आल्सो, व्हाट आर द प्रायोरिटीज फॉर इटली राइट नाउ regarding the crisis in Afghanistan? Italy is, I mean, our prime minister is actually trying to get in September maybe a G20, because whatever comes out from the G7, a G20, because he thinks the solution to this crisis should include also other countries like Russia, China, and India also. So here we have a big problem. Of course, the far right is shouting against taking Afghan refugees. I mean, Salvini said, yes, women and children are okay, not men. So it's just a bit, problem is here, and it's a big problem. Whatever number of refugees will come after the international, the NATO troops and diplomatic personnel and whatever number of refugees will come to Italy first. I mean, we are the door of Europe. Our borders are not really border already, and there's another issue. I don't know if somebody mentioned dealing with Erdogan in Turkey, because he keeps threatening the West and Italy first that he will flood Europe with refugees. So Yes, Francesca. So these are the two important issues that you are highlighting. Francesca का कहना है कि इटली के लिए जो इटली की फार राइट पार्टियां हैं वो ज़्यादातर जो बड़ा मुद्दा उठा रही हैं और बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है वो रेफ्यूजी क्राइसिस ही है, कि वहाँ से जो लोग आएंगे उनमें वहाँ पर बहुत से जो नेता हैं जो खासतौर पर फार राइट के या जो नेता हैं उनका ये कहना है कि महिलाएं और बच्चों को हम स्वीकार कर सकते हैं लेकिन पुरुषों को नहीं। ये कैसे होगा? और जाहिर सी बात है इटली के जरिए ही यूरोपियन यूनियन में ज़्यादातर लोग प्रवेश करेंगे, तो इटली पहला जगह होगी जहां पर लोग पहुंचेंगे। तो इटली में रेफ्यूजी क्राइसिस एक बड़ा मुद्दा है और उससे कैसे डील करना है ये एक बड़ा मुद्दा इटली की तरफ से उठाया जाएगा G7 की बैठक में, और बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। यूके भी ये कह चुका है कि बाकी देशों को मीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम 20,000 लोगों को लेंगे, हम एड बढ़ाएंगे, तो बाकी देशों को भी हमारे साथ तुलनात्मक रूप में आगे आना होगा और जो रेफ्यूजीज हैं उन्हें लेना होगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।